नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश PCW में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो पेपर है वो फिजिक्स का आई थिंक अपलोड हो चुका है पेपर ऑलरेडी। तो अब मैं जो है केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं फिजियोथेरेपी का लूंगा एंड आफ्टर दैट जो बचा हुआ पेपर है वो लूंगा, क्योंकि टोटल मिला के 3 पेपर जो है वो हो चुके हैं। अभी मैं जो डिस्कशन है वो पैरामेडिकल का कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का पेपर जो है किस तरीके का आया है। पेपर जो है वो काफी इजी था मेरे हिसाब से। हाँ, फिजिक्स का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर दे दिया गया था इन लोगों ने, पर कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का पेपर एज कम्पेयर टू काफी इजी आया था। ठीक है, छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए हुए थे, कुछ एक न्यूमेरिकल के सवाल भी दिए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके सामने जो 51 नंबर वाला क्वेश्चन है वो है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके सामने मिथेन है, क्या है? मिथेन है, और वो मिथेन का क्या करवा रहा है? कंबशन करवा रहा है। कंबशन का मतलब होता है दहन, तो मिथेन का मैंने कंबशन कर दिया। दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दहन के बाद बनता है CO2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, दहन करने के बाद हम लोगों ने इसको बैलेंस कर लिया। यहाँ मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, ये मेरे पास बैलेंस हो गया, बिक गया। कितना ग्राम मिथेन दिया हुआ है? 16 ग्राम। तो मैं इस 16 ग्राम मिथेन को पहले मैं मोल में बदल लेता हूँ। तो जब मैं मोल में बदलूंगा, मोल ऑफ CH4 जो आएगा वो कितना आएगा? ग्राम में मात्रा, मतलब CH4 की मात्रा अपॉन CH4 का क्या? अणुभार। तो मेरे पास मोल ऑफ CH4 जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? ग्राम में मात्रा जो है 16 ग्राम है, अपॉन अणुभार की बात करेंगे तो वो 16 ही होता है। तो मेरे पास CH4 का जो मोल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो है वो पानी के बारे में पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है रिएक्शन के अनुसार आप देखेंगे, तो रिएक्शन के अनुसार देखें, यदि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल CH4 से 2 मोल क्या बनता है? H2 बनता है। 1 मोल CH4 से 2 मोल H2 बनता है। और हमारे पास CH4 के एग्जैक्टली जो मोल है वो भी कितने हैं? हमारे पास CH4 के 1 ही मोल है। तो मेरे पास यहाँ से H2O के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। यानी पानी के 2 मोल बन रहे हैं, लेकिन मोल नहीं पूछ रहा, वो मात्रा पूछ रहा है। तो मात्रा पूछ रहा है तो आप लोगों को पता है कि फिर से ग्राम में मात्रा बटा कितना हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा, इजिकल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से गिवन मास जो आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू मोल ऑफ ये मोलर मास ऑफ H2O। तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ H2 18 होता है। तो यहाँ से पानी की जो मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 36 ग्राम हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 36 ग्राम आ जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, और इन्होंने भी आंसर C दिया है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो आप लोगों को पता होगा कि जो P ब्लॉक के तत्व होते हैं, कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं? P ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसमें अगर मैं लिखूं ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस तरीके के तत्व आते हैं। NPAS, SB, BI, इसके बाद OS, SE, T और PO। देखो होता क्या है, हम पढ़ते हैं कि P ब्लॉक के जो नीचे वाले तत्व होते हैं, सबसे नीचे वाले तत्व ये वाले P ब्लॉक के नीचे वाले जो तत्व होते हैं अपने ग्रुप से 2 इकाई संयोजकता कम दर्शाते हैं। कहने का मतलब है यदि एल्यूमिनियम +3 दर्शाएगा तो इसी ग्रुप का सबसे नीचे वाला तत्व टेल्यूरियम Tl वो +1 दर्शाएगा। अगर मेरे पास सिलिकॉन जैसे +4 दर्शाता है, +4, तो इसी ग्रुप का सबसे नीचे वाला तत्व लेड वो +2 दर्शाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही ग्रुप में जो सबसे नीचे वाला तत्व होता है ना, वो अपने ग्रुप से 2 इकाई कम संयोजकता दर्शाता है, यानी 2 वैलेंसी कम दर्शाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का, यानी s कक्षक के इलेक्ट्रॉन का बंध में भाग न लेने की प्रवृत्ति, बंध में भाग न लेने की प्रवृत्ति जो है ना वो बढ़ती जाती है। अब आपको पता है क्या कि S कक्षक में, एक S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का भाग नहीं लेंगे तो जो एक्चुअल संयोजकता है ना उससे 2 इकाई कम हो जाएगी। तो +4 वाला +2 दर्शाएगा, +5 वाला +3 दर्शाएगा, +6 वाला जो है वो +4 दर्शाएगा। इसको बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। और ये प्रभाव जो है कौन से ब्लॉक के तत्व में देखा जाता है? P ब्लॉक के तत्व में देखा जाता है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन से ब्लॉक का तत्व हो जाएंगे? P ब्लॉक के तत्व। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या दर्शाती है। तो आपको पता है कि 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, N, L, M, S, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, जिसमें N जो होता है वो शेल का मतलब कोश के बारे में दर्शाता है। L जो होता है वो सबशेल के बारे में दर्शाता है। M जो होता है ना वो क्या दर्शाता है? इसको अपन बोलते हैं ओरिएंटेशन, बोलते हैं इसको ओरिएंटेशन ऑफ, क्या दर्शाता है? और ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं कक्षकों का अभिविन्यास दर्शाता है।
कक्षकों का अभिविन्यास। पहली वाला कोश को दर्शाता है, दूसरा वाला जो है वो उपकोश को दर्शाता है, तीसरा वाला कक्षकों को दर्शाता है, चौथा वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। तो एम के बारे में पूछ रहा है तो एम किसको दर्शाएगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैटर। इसका मतलब देखिए, हम एक प्रक्रिया पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। क्या पढ़ते हैं? अयस्कों का सांद्रण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं हम लोग इसको, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर इसको बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। टोटल मिला के 4 प्रकार की प्रक्रिया होती है इसके अंदर। कौन कौन सी होती है? एक तो इसके अंदर आती है ग्रेविटी सेपरेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी जो इसके अंदर आती है वो आती है हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरी जो आती है हम कहते हैं इसको झाग प्लावन विधि, यानी कि फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस, झाग प्लावन विधि। और चौथी जो आती है इसको हम कहते हैं लीचिंग, लीचिंग को बोलते हैं अपन निक्षालन। ये 4 प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो हम पढ़ते हैं अयस्कों के सांद्रण में या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। तो इसके अलावा जो होगी वो आंसर होगा, सीधी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट बोल रहा है ये, तो देखो फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस ये है, ग्रेविटी सेपरेशन ये भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन ये भी है। कौन सी नहीं है? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज नॉट है अयस्कों का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है निम्न में से किसकी इकाई नहीं है। तो आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इकाई तो हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम हो सकती है, लेकिन मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर इसको बोलते हैं विद्युत ऋणता, इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसकी इकाई इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कहते हैं कि एक सापेक्ष फिनोमेना है, एक सापेक्ष प्रभाव है। सापेक्ष प्रभाव बोले तो जब ए और बी आपस में एक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो ए के मतलब किसी एक तत्व की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी 9 यूनिट होती है। ठीक है, कोई इकाई नहीं होती। तो आंसर जो हो जाएगा हमारे पास एंथैल्पी की यूनिट आप जानते हैं, एंथैल्पी जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कार्य के रूप में भी हो सकती है, ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है, ऊष्मा के रूप में हो सकती है, तो दुनिया भर की चीजें होती है इसमें। आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगला क्या कह रहा है? वो कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। मैंने बता रखा आप लोगों को, आर की जो है अलग अलग इकाइयां होती है। एक तो होती है जूल प्रति मोल केल्विन, एक हमारे पास होती है एटीएम लीटर प्रति मोल केल्विन, और एक हमारे पास होती है कैलोरी प्रति मोल केल्विन। सिर्फ इकाइयां पूछी, इसने वैल्यू भी नहीं पूछी। तो हमारे पास देखते हैं, एक तो है जूल प्रति मोल केल्विन, ए ही आंसर हो जाएगा, बाकी सब में तो गड़बड़ दिया हुआ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा जूल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जूल, यहां मेरे पास आ जाएगा मोल -1, यहां मेरे पास आ जाएगा K-1। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इन वॉन डेर वाल्स इक्वेशन बी कांस्टेंट किसको दर्शाता है? देखो 2 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, एक तो होता है ए और एक होता है बी। मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो इस प्रकार की होती है P + n²a/v²। यहां पर मेरे पास आता है v - nb इजिकल टू, बोलो मेरे पास कितना आता है? nRT। तो यहां पे 2 प्रकार के कांस्टेंट दिखाई दे रहे होंगे, ए और बी। अभी ए और बी कहना क्या चाहता है? तो ए जो होता है ना वो तो किसी गैस की अट्रैक्शन क्षमता को या अट्रैक्शन पावर को दर्शाता है, अट्रैक्शन पावर को दर्शाता है, या यही इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन को दर्शाता है, ए। जबकि बी जो होता है, बी ये किसी भी गैस के साइज को दर्शाता है, क्योंकि बी जो है वो सीधा किससे लिंक होता है? वॉल्यूम से। किससे दर्शाता है? आयतन से लिंक होता है, इसलिए बी जो होता है वो उसके आकार को दर्शाता है। देखते हैं सबको आंसर दिया हुआ है क्या? इंटरमोलिकुलर कोलिजन नहीं, इंटरमोलिकुलर रिपल्सन नहीं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है। मैंने बोल दिया ना, साइज को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? वॉल्यूम को दर्शाता है, बी। जबकि ए किसको दर्शाता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को दर्शाता है। वो बी के बारे में पूछ रहे हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। देखो एक तो होता है हीट और एक होता है वर्क, ये दोनों तो होता है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है लगभग वो सारी की सारी कौन सी होती है? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन होती है, जिसमें सभी आ जाएगा। तो हीट पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, लेकिन इंटरनल एनर्जी कौन सी हो जाएगी? स्टेट फंक्शन। ये दोनों पाथ फंक्शन है, बाकी सारी स्टेट फंक्शन होती है। तो आंसर मेरे पास कौन सा हो जाएगा? सी। इन्होंने भी सी आंसर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला बोल रहा है PF5। देखो PF5 में अगर मैं संकरण निकालूंगा तो H बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/2। फॉस्फोरस के वायतम कोश में 5 होता है, साइड में आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 और 5 10/2 हो जाएगा। 10/2 का मतलब हो जाएगा 5। 5 का मतलब हो जाएगा संकरण जो हो जाएगा वो sp3d हो जाएगा। लोन पेयर में चेक करूंगा तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना लोन पेयर आएगा? 0 लोन पेयर आएगा। ठीक है ना?
तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी हो जाएगी, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो सीधी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसके बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर मैं काउंट करूंगा तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, तो कार्बन के पास 2 सिग्मा होते हैं। 2 सिग्मा का मतलब हो जाएगा sp संकरण। कौन सा संकरण हो जाएगा, sp संकरण। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml, ये और ये। तो देखिए, सबसे पहले मैं HCl के तुल्यांक निकालता हूं। HCl के तुल्यांक, इक्विवेलेंट ऑफ HCl, वो कैसे निकालते हैं, N1 इंटू V1 निकालता हूं। N1 का मान कितना दिया हुआ है, 0.4 इंटू V1 दिया हुआ है 50 ml में रख देता हूं अभी मैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। उसके बाद क्षार के तुल्यांक मतलब NaOH के तुल्यांक निकालता हूं मैं जब NaOH के तुल्यांक निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 इंटू 0.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10। आप देखोगे सिंपल सी भाषा में ये समझ में आ रहा है कि HCl के जो तुल्यांक है ना वो किससे ज्यादा है, क्षार के तुल्यांक से ज्यादा है। अगर अम्ल के तुल्यांक क्षार के तुल्यांक से ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा ना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसकी क्या निकलेगी, pH निकलेगी। ठीक है, अब क्या होगा देखो, तो अब हमारे पास मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, N1V1 माइनस N2V2 बराबर कितना होता है, N रिजल्टेंट V रिजल्टेंट। माइनस क्यों लगा रहा हूं, माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक मेरे पास एसिड दिया हुआ है, दूसरा मेरे पास बेस दिया हुआ है। एसिड कितना दिया हुआ था 20 और बेस कितना आया था 10। N रिजल्टेंट मुझे निकालना है, V रिजल्टेंट जो होगा कितना हो जाएगा, 50 को 50 में जोड़ेंगे तो कितना ml हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास N रिजल्टेंट का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 10/100 आ जाएगा। 10/100 का मतलब हो जाएगा 1/10, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो H+ आएगा वो मेरे पास 1/10 आएगा। आप लोगों को पता है कि pH बराबर क्या होता है, pH बराबर होता है माइनस का लॉग ऑफ H+ आयन होता है। यहां से pH बराबर कितना आएगा, माइनस का लॉग H+ आयन का मान आता है 1/10। यहां से pH बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग H+ आयन हो जाएगा 10 की घात -1। यहां से pH बराबर -10 की x log x की पावर n। आपको पता है कि log x की पावर जो n होता है उसमें n आगे आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, n log x हो जाएगा। यहां से -1 आगे आ जाएगा, यहां कितना बचेगा मेरे पास, log 10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो pH का मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि log 10 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इसकी pH जो आएगी मेरे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। देखते हैं 1 दिया हुआ है कि हाँ बिल्कुल 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में, कैटलिस्ट जो होता है वो साम्यावस्था स्थिरांक को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई भी प्रभाव नहीं डालता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, तो कैटलिस्ट कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केवल एकमात्र ताप, केवल ताप जो है वो प्रभावित करता है, बल्कि साम्यावस्था स्थिरांक को कैटलिस्ट कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा मतलब रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने पुराने साल के पेपर करवाए थे तो उसमें मैंने सभी बातें एक साथ बताई थी और काफी हद तक सिमिलरिटीज भी दिखाई गई है। इन रिएक्शन Q बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन दिया है। देखो एक रिलेशन होता है डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा G0 प्लस RT, ये होता है log EQ होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT, ये हो जाएगा मेरे पास log 10Q हो जाएगा। ये कह रहा है Q का मान 1 है, रखेंगे डेल्टा G बराबर हो जाएगा मेरे पास डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT log 10, Q का मान दिया हुआ है 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस 2.303 R इंटू T, log 1 का मान 0 होता है। तो यहां से डेल्टा G बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा G0 प्लस 0 हो जाएगा। तो डेल्टा G बराबर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा G0 के। ये आंसर आएगा फाइनल। देखते हैं आंसर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। मैंने बता रखा है वैसे भी, जब किसी यौगिक का आप लोगों को कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक हाइड्रोजन को बढ़ा दो, और अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक हाइड्रोजन को कम कर दो, बात खत्म हो गई। आपसे कॉन्जुगेट एसिड पूछा, एक हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के बाद हो जाएगा NH3 हो जाएगा।
NH3 देखें आंसर दिया हुआ है क्या? बिल्कुल NH3। अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, कॉन्जुगेट बेस है तो एक हाइड्रोजन कम कर दो। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है कि एक मेटल है जिसकी +3 अवस्था है। कितनी अवस्था है? +3। और उसने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए। तो जैसे ही मेटल 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी तो अब मेटल की संयोजकता +6 हो जाएगी। भाई पहले 3 थी, 3 इलेक्ट्रॉन और नुकसान हो गया तो कितना हो जाएगा? 6। तो अब बोल रहा है कि अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? तो इसकी 6 आ गई ना, तो x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? +6। यानी अब ऑक्सीजन अवस्था +6 हो जाएगी। बिल्कुल सही है, डी आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो एक काम करता हूं मैं, समझिए मेरे बात ध्यान से, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर देता हूं रिडक्शन पोटेंशियल में। किसमें कन्वर्ट कर देता हूं? रिडक्शन पोटेंशियल में। ऐसे करता हूं मैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा, कुछ नहीं करना आपको, प्लस वाले को माइनस बना देना, माइनस वाले को प्लस बना देना। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए दिया हुआ है +2.37, तो इसको मैं कर देता हूं -2.37। और बी वाले का कितना दिया हुआ है? 1.66, तो इसको मैं कर देता हूं -1.66 वोल्टेज। अब ये आ गया मेरे पास SRB। व्हाट इज SRB? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी SRB आ गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है कि जिसका SRB ज्यादा होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। जिसका SRB ज्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो बताओ किसका SRB ज्यादा है? अगर आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं एक टेबल की बात करता हूं, एक सीरीज होती है, उसको अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप नीचे की तरफ जाएंगे, इस तरीके की होती है। ये सीरीज होती है जिसमें बीच में हाइड्रोजन आता है, इधर आता है जिंक आता है, इधर कॉपर आता है। इस सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर SRB का मान जो होता है वो बढ़ता है। जिसके लिए SRB का मान बढ़ेगा उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जिंक और कॉपर में तुलना करूं तो कॉपर का SRB ज्यादा है। अगर कॉपर का SRB ज्यादा है तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम होगी, ये बात है। तो अब डेटा देखते हैं। ए के लिए SRB कितना हो जाएगा? -2.37। और बी के लिए SRB हो जाएगा -1.66 वोल्टेज। अब दोनों में से कम कौन है? तो आप बताइए दोनों में से कम कौन है और दोनों में ज्यादा कौन है? तो -2.37 और -1.66 में से -2.37 वोल्टेज कम है, ये कम है। जो कम होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ऊपर से नीचे आने पर SRP की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी जो होगा इसकी SRP की वैल्यू ज्यादा है। जिसकी SRP की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। जिसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो बी की रिएक्टिविटी कम है, ए की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। तो इसकी SRP की वैल्यू कम है, जिसकी SRP की वैल्यू जो कम हो जाएगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। सही है? दोबारा सुन लो, मैं कह रहा हूं कि जिसके लिए SRP की वैल्यू कम होती है, जिसके लिए SRP की वैल्यू कम होती है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है ना, रिएक्टिविटी वो ज्यादा होती है, ये कहने का मतलब है। तो ए के लिए SRP का मान दे रखा -2.37 और बी के लिए SRP दे रखा -1.6 वोल्टेज। ये वाली वैल्यू जो है SRP की वो ज्यादा है, अधिक है। तो जिसकी SRP अधिक होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, यानी बी की रिएक्टिविटी कम है, यानी ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो ए ज्यादा रिएक्टिव है तो ए बी को अपने स्थान से हटा सकता है। कुल मिला के बात ये कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो हटा देगा सामने वाले को। तो ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है बी से, इसलिए ए बी को हटा देगा। तो ए विल रिप्लेस क्या करेगा? बी कर देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आ जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग हाई डेंसिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू आइस। इसका कारण क्या है? देखो आपने पढ़ा होगा, जो बर्फ की संरचना होती है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण बर्फ की जो संरचना होती है ओपन केज लाइक हो जाती है। ओपन केज लाइक का मतलब होता है खुले पिंजरेनुमा। कैसा हो जाता है? खुले पिंजरेनुमा। तो बर्फ की संरचना खुले पिंजरेनुमा होने के कारण, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण बर्फ का जो आयतन होता है ना, बर्फ का आयतन वो बढ़ जाता है। इसी आयतन के बढ़ने के कारण जो बर्फ का घनत्व होता है वो कम हो जाता है। सही है? तो कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो पानी है उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिंपल। अच्छा ये और बता देता हूं मैं, पानी का जो एक अणु होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन बनाता है? 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। अब किस तरीके की स्टेबिलिटी पूछ रहा है ये क्लियर नहीं हुआ। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की पूछ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये बेटर है कि इसको अभी फिलहाल मैं नहीं देखो, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि स्टेबिलिटी क्लियर नहीं है। अब किस तरीके की स्टेबिलिटी पूछ रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन भी कुछ अजीब सा दिया हुआ, KCl को पहले बोला है, तो एक बार मैं चेक करूंगा इस ऑप्शन को, इसको अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सिंपल सा लॉजिक होता है, ये स्ट्रक्चर होती है ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। अब इसको देखते हैं, इसको किस तरीके से बना सकता हूं मैं। देखें, यहां लिखा हुआ है Ca, इस Ca से कौन जुड़ा हुआ है? OCl, और इससे कौन जुड़ा हुआ है? Cl। तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है।
CaOCl और Cl। देखते हैं ऐसा कौन सा रहेगा। पहला तो बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा आराम से दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ CaOCl और फिर यहाँ क्या दिया हुआ Cl, बिल्कुल सही है, C आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन डिसॉल्विंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। देखो होता क्या है, अगर किसी धातु को मैं लिक्विड अमोनिया में जोड़ूंगा तो क्या होगा, दो प्रकार के यौगिक बनेंगे, एक तो बनेगा ये वाला और एक इस तरीके का बनता है, इस तरीके का, इसको मैं एक्स लगा देता हूं, इसको मैं वाई लगा देता हूं अभी। इस तरीके का यौगिक बनता है, इसको कहते हैं अमोनीकृत धनायन। क्या कहते हैं, अमोनीकृत धनायन, अमोनिएटेड कैटायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनीकृत ऋणायन, अमोनीकृत ऋणायन बोलते हैं। इसमें सिस्टम ये होता है कि इस अमोनीकृत ऋणायन के कारण तो सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है, ब्लू, नीला कलर हो जाता है, और नीले कलर का मतलब है सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। पहली बात तो ये है। दूसरी, आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इन दोनों के कारण होता है, इसलिए धारा का चालन दोनों की वजह से होता है। धारा का चालन तो दोनों की वजह से होगा, लेकिन विलयन का जो नीला रंग है वो केवल किसकी वजह से होता है, अमोनीकृत ऋणायन की वजह से। और इसमें सोडियम जो है आपको दिखाई दे रही है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं, Na+ आयंस आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ये भी बिल्कुल सही बात है। लिक्विड अमोनिया बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लिक्विड अमोनिया रिमेन्स, ये नहीं, डायमैग्नेटिक कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक हो जाता है, मैंने बता दिया, क्योंकि सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। अगर कोई सॉल्यूशन कलर दिखा रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला है H3BO3, इसके बारे में आपने बहुत समझा होगा। H3BO3 जो होता है इसको हम बोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोरिक एसिड। और आपको पता है कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, BOH, यहाँ पर भी आएगा OH, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए किसकी तरह व्यवहार करेगा, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए जब इसको पानी में जो घोला जाता है H+ और OH-, तो पानी में से OH- इसको OH- दे देता है इसके खाली कक्षकों में, तो मेरे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बन जाती है वो इस तरीके की बन जाती है, BOH, यहाँ पर भी आ जाता है OH, इधर भी आ जाता है OH, और यहाँ पर जो खाली कक्षक है उसमें OH अपना इलेक्ट्रॉन पे दान कर देता है और बाहर क्या निकल जाता है, H+। तो ये लुईस एसिड हो गया, पहली बात तो। दूसरा, इसने एक H+ आयन दान किया, जो एक H+ आयन दान करता है वो मोनोबेसिक होता है। और ये बात ध्यान रखना है, ये H+ आयन इसका खुद का नहीं है, ये H+ आयन कहां से आया, पानी से आया। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लुईस एसिड और मोनोबेसिक बन जाएगा। देखते हैं, तो मोनोबेसिक एंड लुईस एसिड, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा लॉजिक है, MOT से करते हैं इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आराम से। MOT के मैंने बहुत सारे डायग्राम बना रखे थे पहले भी, आपको 3, 4, 5, ये मैंने MOT के डायग्राम बना दिए। सबसे पहले फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर, भरते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा, इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 0 हो जाएगा। N2, इसको भरते हैं, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, इसको फिर से अब हटा देता हूं मैं, इसका काम नहीं है। इसके पास भी देखेंगे आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चेक करो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन के पास 10 है, चेक करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, नहीं इसका नहीं बनेगा, 10 के लिए ये बनता है। मैंने बता रखा था जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो ये बनाते अपन, इसके लिए बनेगा 3, इस तरीके का बनेगा। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 9, 10, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये जो हो जाएगा अनपेयर्ड हो जाएगा। एक बार O2-2 को और देख लेते हैं। O2-2 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 है तो फिर से ये बनाना पड़ेगा, 3, 4, 5, ये वाला बनेगा। इसको भरेंगे तो कितना आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 14, ये हो जाएगा 16, ये 18। इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, O-2 के पास है। क्वेश्चन किसका आया था, MOT से। मैंने पहले भी बता रखा आपको, MOT मैंने पिछले वाले पेपर में सॉल्व करा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल पूछा है इसने। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल के लिए कुछ नहीं करना आपको, ये बेंजीन हो गई, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है CH2 और CH2 रेडिकल। इसके बाद ये लिखा हुआ है मेरे पास CH3 CH ये रेडिकल। इसके बाद ये लिखा हुआ है मेरे पास CH3 CH2 रेडिकल, और ये मेरे पास लिखा हुआ है C6H5, यहाँ आएगा CH, ये आ जाएगा रेडिकल CH3। आपको पता है सिंपल सा लॉजिक है, इसके पास एरोमेटिक रिंग भी है, फ्री रेडिकल भी है और CH3 भी है, तो ये रेडिकल
बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। बाकी किसी के अंदर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, ना इसके अंदर हो रहा, ना इसके अंदर हो रहा, ना इसके अंदर हो रहा, तो जो डी है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आंसर भी डी दिया हुआ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ये तो लास्ट से लास्ट ही पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बता भी रखा है। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विद्युत ऋणता पर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एफ की, फिर ओ की आती है तो OR आ जाएगा, फिर एन की आती है तो NR2 आ जाएगा। नाम से क्लियर है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 हेक्साइन बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 हेक्साइन है। देखें यहां सिस्टम क्या होता है, पढ़ भी रखा होगा आपने। 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, एक को तो हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं इसको, और एक जो होता है हमारे पास उसको कहते हैं बर्थ रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, बर्थ रिएक्शन। लिंडलार कैटलिस्ट होता है PDBSO4 और बर्थ रिएक्शन होती है सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया, ये होती है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिस, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, ट्रांस। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ट्रांस पूछ रहा है। देखो ट्रांस टू एल्किल पूछ रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है, बर्थ रिएक्शन। प्रोडक्ट वो रिएजेंट क्या होगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ये रहा लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया बोल दो या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया बोल दो, एक ही बात है। या तो ये यूज कर दो या फिर ये यूज कर दो, एक ही बात है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। अपन बचपन से पढ़ रहे हैं इन बातों को कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसके अलावा मीथेन हो गया, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दर्शाती है। नाइट्रोजन वगैरह जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं दर्शाती, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है, सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स। सॉल्ट ब्रिज, देखो जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तो गैल्वेनिक सेल, इसी का दूसरा नाम होता है डेनियल सेल, उसके अंदर होता है लवण सेतु। क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो अगार अगार का बना होता है, अगार अगार का, और अगार अगार का इसके अंदर आयन होते हैं KNO3 या इसी के अंदर आयन होता है NH4NO3। इन दोनों में से आप कोई भर सकते हैं, सॉल्ट भर सकते हैं। तो किसका बना हुआ रहता है, अगार अगार का। अगार अगार एक प्रकार का शैवाल है, इसको बोलते हैं एल्गी, शैवाल होता है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगार अगार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe+2। देखें Fe+2 जब Fe में बदलता है, इसके लिए जो डेटा है वो दिया माइनस का 0.44, और Sn+2 जब Sn बदलता है तो इसके लिए डेटा दिया हुआ माइनस का 0.14। आप रिएक्शन देखेंगे तो Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही है, Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमें भी Fe का ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, Fe बदल जाएगा Fe+2 के अंदर, तो डेटा भी उल्टा हो जाएगा, प्लस का 0.44 हो जाएगा। और आप देखेंगे Sn का रिडक्शन हो रहा है, तो हमारे पास भी Sn का रिडक्शन हो रहा है, तो Sn+2 बदल जाएगा Sn में, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 0.14। अब होता क्या है, अगर आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है तो सेल का पोटेंशियल निकालना है E0 ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, फिर प्लस E0 रिडक्शन ऑन कैथोड, ये होता है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिल्कुल कितना हो जाएगा, प्लस का 0.44, और रिडक्शन हो जाएगा माइनस का 0.14। प्लस में से ये माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 0.30 वोल्टेज आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से इजीली वे में हो जाएगा सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। देखो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो होता है वो कौन होता है, जिलेटिन। जिलेटिन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट याद कर ले ज्यादा बेटर है। जिलेटिन, सिलिका जेल जो होता है उसका उपयोग हम नमी के रूप में करते हैं, नमी को अवशोषित करने में। किसके लिए करते हैं, नमी को अवशोषित के लिए, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में सिलिका जेल का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या रहा है, क्या कह रहा है, एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसका मतलब समझिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे अगर मैं उत्प्रेरक डालता हूं ना तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने उठा के कोई भी उत्प्रेरक डाल दिया और कोई भी प्रोडक्ट बन गया, नहीं। एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। इसको बोलते हैं उत्प्रेरक की सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिव नेचर है इसका, सेलेक्टिविटी बोलते हैं इसको। बिल्कुल सेलेक्ट किया मतलब चयन करता है चीजों को, इसको बोलते हैं हिंदी में चयनात्मक बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, चयनात्मक बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ अगर आप डालोगे ZNO और Cr2O3 तो इसके अंदर आई थिंक मिथेनॉल बनता है। लेकिन अगर कुछ और कोई दूसरा उत्प्रेरक डालोगे तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। मतलब उत्प्रेरक बदलने पर अभिक्रिया के उत्पाद भी बदल जाते हैं। इसको अपन कहते हैं उत्प्रेरक की चयनात्मकता या सेलेक्टिविटी कहते हैं। अगला कह रहा है BCG टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज। देखें सबने पढ़ा होगा BCG के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 2 और सीजियम क्लोराइड के पास भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 2। इसलिए सीजियम क्लोराइड की संरचना जो होती है वो एक्जैक्टली BCG की तरह होती है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। सही है, ये तो सिंपल सा लॉजिक था इसमें।
अगला बोल रहा है कि आपको r प्लस और r माइनस इन द रेंज दी हुई है। देखो एक रेंज लिख रहा हूं मैं, अगर r प्लस और r माइनस की रेंज 0.144 से 0.225 है, एक लिखा हुआ है 0.225 से 0.414 है, 0.414, एक होती है 0.414 से 0.732 और एक होती है 0.732 से 1। इसकी समन्वय संख्या होती है 3:3, इसकी होती है 4:4, इसकी होती है 6:6, इसकी होती है 8:8। तो किसके क्या दे रखी है? 0.732 से 0.414, मतलब ये वाली रेंज दी हुई है 0.414 से ये वाली है। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। आंसर हो जाएगा 6। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं आपके सामने। जो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट EA इज लोड बाय 2 किलो कैलोरी, तो रेट विल बी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने और बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। हमें एक इक्वेशन आती है जिसको बोलते हैं आर्गेनिक इक्वेशन। वो क्या होती है? K बराबर A e की पावर माइनस का EA अपॉन RT होती है। अब बोल रहा है कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो मैं इस रिएक्शन को 2 बार लगाऊंगा, एक बार कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में और एक बार कैटलिस्ट की उपस्थिति में। कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में जब ये रिएक्शन लगेगी तो लगेगी KA e की पावर माइनस का EA अपॉन RT। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसी इक्वेशन को मैं कैटलिस्ट की उपस्थिति में लगा रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं K डैश बराबर A, इधर लग देता हूं मैं E की पावर माइनस का EA डैश और यहां लगा देता हूं मैं RT। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं एक काम करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? K अपॉन K डैश बराबर मेरे पास कितना आएगा? A e की पावर माइनस का EA अपॉन RT। यहाँ मेरे पास क्या बचेगा? A e की पावर माइनस का EA डैश अपॉन क्या बचेगा? RT। यहाँ EA से ये कैंसिल हो गया, क्या होगा आगे? क्या बचेगा? E की पावर क्या बचेगा? माइनस का EA अपॉन RT। ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा EA डैश अपॉन कितना चला जाएगा? RT। ठीक है, फिर आगे इसको आगे भी हटा देता हूँ, या चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। E की पावर इसको मैं लिख देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ RT। तो यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का EA और प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास EA डैश बचेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? ये मेरे पास आया था K अपॉन K डैश बराबर E की पावर क्या बचा था? यहाँ क्या बचा था मेरे पास? ये बचा था E की पावर माइनस का EA अपॉन RT और यहाँ बचा था E की पावर माइनस का EA डैश अपॉन क्या बचा था? RT। इसको ऊपर लेके गया था तो माइनस का EA अपॉन RT प्लस यहाँ मेरे पास क्या बचा था? EA डैश अपॉन RT। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया था, यहाँ RT बचा था, इधर बच गया था माइनस का EA प्लस यहाँ बचा था EA डैश। तो E की पावर मेरे पास यहाँ क्या बच गया था? EA डैश माइनस कितना बचा था? EA अपॉन कितना बचा था? RT। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? ये लिख देता हूँ मैं EA डैश माइनस कितना? EA और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या? R इंटू T। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन में कह रहा है कि कैटलिस्ट की उपस्थिति में जो रिएक्शन है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को 2 किलो कैलोरी कम कर देता है। EA इज लोड बाय 2 कैलोरी। इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो EA डैश माइनस EA की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 किलो कैलोरी। कह भी रहा है 2 किलो कैलोरी से कम हो जाती है। तो पहले अगर EA डैश थी, बाद में EA हो गई, तो इनका अंतर कितना दे रखा है? 2 किलो कैलोरी। तो EA डैश माइनस EA बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? 2000 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 कैलोरी। इधर मैं वैल्यू रखूंगा तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा? K अपॉन K डैश बराबर E की पावर, इसकी वैल्यू को रख देता हूँ मैं 2000, नीचे कितना बचेगा मेरे पास? R इंटू T बचेगा। तो K अपॉन K डैश बराबर E की पावर यहाँ बचेगा 2000 अपॉन R का मान आपको पता है, R का मान कैलोरी के अंदर कितना होता है? 2 कैलोरी। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ R का मान 2 इंटू तापमान को मैं रख देता हूँ कितना? 300 कैल्विन। तापमान में कितना रख देता हूँ? 300 कैल्विन। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरे पास K अपॉन K डैश का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 20 अपॉन कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 20 अपॉन 6। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो EA की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 20 अपॉन 6 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा कितना? E की पावर है ये सब कुछ, तो ये आएगा मेरे पास K अपॉन K डैश बराबर मेरे पास कितना आएगा? E की पावर 20 बटा इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 3.33। अब क्या करें आगे? अब अगर क्या करेंगे? K अपॉन K डैश बराबर कितना आएगा? E की पावर कितना आया? 3.33। अब क्या करना है देखें। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ। जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? लॉग K अपॉन K डैश बराबर कितना बचेगा? लॉग E की पावर कितना बचेगा? 3.33। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग?
इसके बाद आपको जैसा कि पता है कि log x की पावर जो n होता है वो कितना होता है, देखें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखें क्या करना है, इसको आगे ले आता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है log x की पावर n जो होता है उसमें n आगे जाता है। तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा, log यहाँ बचेगा k/k डैश बराबर, इसमें 3.3 को मैं आगे ले आता हूँ। यहाँ मेरे पास कितना बचेगा log e और यहाँ कितना बचेगा e, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा log, इधर कितना बचेगा k/k डैश बराबर कितना बचेगा 3.33 इंटू log e का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास फाइनली जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, log k/k डैश बराबर मेरे पास कितना आएगा, log बराबर कितना आएगा 3.33। सही है। अब क्या करें, अब आगे क्या करना है इसके बाद, देखो log k/k डैश बराबर 3.33 को मैं लिख सकता हूँ log 28। क्यों, क्योंकि log 28 का मान करीब करीब 3.33 होता है। कारण क्या है मैं बता देता हूँ। एक बार log 30 का मान निकालोगे तो log 30 का मान जो आएगा वो करीब करीब 10 × 3 हो जाएगा। 10 × 3 का मतलब हो जाएगा log 10 प्लस कितना आएगा log 3। log 10 का मान 1, इसका मान आएगा 1.47, तो ये होता है 1.47, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास, ठीक है ना, तो 3.33 का मान करीब करीब कितना हो जाएगा मेरे पास 28 के आसपास। तो इसके बाद हम लोग जब log से log कैंसिल कर देंगे और जब log से log कैंसिल कर देंगे ई बेस में, ठीक है, ई बेस में चल रहा है ये सब कुछ, ये ई बेस में, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। जब हम लोग उसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी दी है और इसमें log भी दिया हुआ नहीं इसने, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो तो ज़्यादा बेटर है, छोड़ दो। तो यहाँ से मेरे पास k/k डैश का करीब करीब जो मान आएगा वो 28 टाइम्स आता है। कितना टाइम्स आता है, 28 टाइम्स आता है। ये ई बेस में निकाला है मैंने, ध्यान रखना। इसको पहले 10 बेस में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रोसीजर यही है कि पहले आप इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की उपस्थिति में लिखें, फिर इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में लिखें, दोनों को डिवाइड करें, दोनों का लॉग लें, लॉग से वैल्यू निकालें, तो आपके पास जो आंसर आएगा करीब करीब वो कितना आएगा, 28 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर वे में लॉग आता हो अच्छी तरह। ई को कैसे बदलते हैं 10 में, ठीक है, 2.30 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तब आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, व्हाट फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम विल गिव ए स्ट्रेट लाइन फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखें, एक इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, ये रिएक्शन होती है 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू होती है kt होती है। यहाँ से 1/80 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 1/a0, ये हो जाएगा प्लस का kt हो जाएगा kt। इसको अगर मैं y एक्स पर ले लूँ, इसको ले लेता हूँ c, ये हो जाएगा mx। तो जो ग्राफ तो बनेगा वो मेरे पास कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये तो हो जाएगा टाइम। अब ये पूछ रहा है y पे क्या लेना है, तो y पे लेना है 1/80, y पे क्या लेना है 1/80 लेना है। तो 1/80 का मतलब हो जाएगा इसने 80 को क्या माना है x, तो किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/x के बीच में, और यहाँ पर कितना आएगा टाइम, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा 1/x बोल, तो बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा हमारे पास 84, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर जो होती है वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, और इसलिए ऑर्डर जो होती है प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, इसलिए ऑर्डर 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता जो होती है ना तो 0 हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती है, आणविकता हमेशा एक पूर्णांक में रहेगी। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से रहेगी। देखते हैं, ऑर्डर रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, ये भी सही बात है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी 0, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा। 86 कह रहा है विच हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर एट टेम्परेचर T। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं CRT से या CST से, तो पाई बराबर C का मान दे रखा 1m, तो यहाँ हो जाएगा 1m इंटू S इंटू T हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए तो आराम से आ जाएगा पाई बराबर CST। और यहाँ पे ग्लूकोज भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज का इनफैक्टर एक इनफैक्टर नहीं आई मतलब वन टॉप गुणांक 1 होता है। दूसरा दिया 100 ml ऑफ 1m यूरिया सोल्यूशन, अगेन वही सेम प्रोसेस लगाओगे, पाई बराबर कितना CST, वही 1 इंटू S इंटू T हो जाएगा। वही यूरिया के लिए भी I का मान 1 होता है, तो आप देखेंगे दोनों के लिए जो है I इसका मान CST आ रहा है, मतलब ST आ रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों का परासरण दाब जो है वो समान है। यदि परासरण दाब समान है, अब ऑप्शन देखो ऑल आर आइसोटोनिक, तो 2 यदि आइसोटोनिक है तो ऑब्वियसली बात है तीसरा भी आइसोटोनिक होगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल आर आइसोटोनिक, तो आंसर हो जाएगा D, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज और यूरिया के लिए I का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपल सा डिपेंड करती है अणुओं की संख्या पर। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर वुड इंक्रीज द एसिडिटी। सिंपल सा लॉजिक है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो एसिडिटी इंक्रीज करेगा। कारण भी हो सकता है क्योंकि ये जो अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर H2 से करा दूं तो ये बना लेगा NH4OH और क्या बना लेगा H2SO4। अब NH4OH जो होता है वो तो वीक बेस हो जाएगा और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो H2SO4 जो होगा एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड कैन बी, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब होता है जब दो अलग अलग प्रकार के टू डिफरेंट हैलोजन जुड़े हों, टू डिफरेंट हैलोजन जुड़े हों। जैसे एक तो लिख दिया मैंने BrF5, देखो इसमें भी ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, दो अलग अलग हैलोजन है। ClF3 ये भी अलग अलग हैलोजन है तो इंटर हैलोजन हो गया। ICl3 ये भी अलग अलग हैलोजन हो गया। तो दो अलग अलग हैलोजन जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। अगला क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू दी। देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अलग अलग प्रकार के फीचर्स या प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। ये पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनाने का इसका मेन रीजन क्या है, एक तो इनका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, खाली डी कक्षक वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारे रीजन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करते हैं। देखें स्मॉल एंड हाई, बिल्कुल सही बात है। वैकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, तो आपको पता होगा कि क्रोमियम की अधिकतम जो होती है वो +6 होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा होती है ऑस्मियम की, वो होती है +8। तो मैक्सिमम स्टेट किसके द्वारा शो की जाती है, ऑस्मियम के थ्रू, यानी कितनी होती है, +8 होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑस्मियम। अगला बोल रहा है कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन होता है, तो आपको पता होगा जैसा कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकेटायन, बीच में कार्बोकेटायन बनता है। जबकि SN2 में बीच में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो कार्बोकेटायन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर। देखिए अगर मेरे पास CH3 CH2Cl लिखा हुआ है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट होता है इथाइल क्लोराइड को ईथर में कन्वर्ट करना है, तो आपने पढ़ा होगा RONA प्लस RX, ये मिलकर बनाते हैं ROR, ईथर बनता है। इसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ईथर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या, विलियमसन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। वुड्स रिएक्शन के बारे में बता चुका था मैं, वुड्स रिएक्शन एल्केन बनाने के काम आती है जनरली। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी मैंने करा रखी है, पिछले लेक्चर्स में मैंने करा रखी है कि अगर आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो इसका इंटरमीडिएट होता है वो बनता है कार्बीन, कार्बीन होता है CCl2, और इस अभिक्रिया हम कहते हैं रीमन टीमन अभिक्रिया, रीमन टीमन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में लास्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा रीमन टीमन अभिक्रिया। ये भी मैंने बता रखा है वैसे भी। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बेंजोइक एसिड लीड्स टू, सिंपल सा लॉजिक है। बेंजोइक एसिड जो होता है मैंने बता रखा है, बेंजोइक एसिड जो होता है वो कौन सा प्रभाव लगाता है, -M प्रभाव लगाता है। और जितने भी -M प्रभाव वाले होते हैं वो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, वो डायरेक्टिंग होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। जबकि +M वाले जो होते हैं वो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो और पैरा। तो जो भी NO2 लगेगा ना वो बेंजोइक एसिड की कौन सी पोजीशन पे जाके लगेगा, मेटा पोजीशन पे जाके लगेगा। तो मेटा डायरेक्टिंग आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगला जो है वो क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब एक प्रकार का ये है साइक्लोहेक्सेनोन, ये हो जाएगा, यानी एक प्रकार का कीटोन है और इसको बदल रहा है साइक्लोहेक्सेन में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी कार्बोनिल यौगिक को एल्केन में बदलने के लिए दो प्रकार की रिएक्शन काम आ सकती है, जिसमें एक को तो अपन बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, जिसके अंदर रिएजेंट जो होता है वो काम आता है हाइड्रोजन NH2NH2, इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी काम आता है। और एक जो होता है उसको अपन कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, इसके अंदर जो काम आने वाला जो यौगिक होता है वो होता है ZnHg। ये दो रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल यौगिकों को किस में बदल सकती है, एल्केन बदल सकती है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B आंसर आएगा। इसका नाम तो ये होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास वुल्फ किश्नर, और ये होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास दोनों। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट किससे उपलब्ध होता है, आपको पता होना चाहिए। बेकेलाइट जो होता है फिनॉल, ये मैंने बताया भी था शायद पहले, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। फिनॉल और मतलब काफी क्वेश्चन तो पुराने पेपर से रिपीट हो गए, अगर आपने मेरे पेपर्स देखे होंगे तो काफी क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैच हुए हैं। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं।
ठीक है, तो ये आ जाएगा फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। क्या होता है? एक अमीनो एसिड के पास 4 ग्रुप होते हैं, एक होता है R, एक होता है NH2, एक होता है COOH, एक होता है H। यदि R बराबर में H रख दूं तो सिंपल सा अमीनो एसिड बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O। यहाँ हो जाएगा मेरे पास H, यहाँ मेरे पास हो जाएगा H, ये हो जाएगा NH2। इसको हम कह देते हैं ग्लाइसिन। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अमीनो एसिड होता है। इसके बारे में एक खास बात यह भी होती है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये इसकी खासियत है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ग्लाइसिन। चलिए अगला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कोडीन। नार्कोटिक वैसे भी आपने पढ़ा होगा, अपन बोलते हैं नार्कोटिक डिपार्टमेंट। नार्कोटिक डिपार्टमेंट मतलब जैसे ड्रग वगैरह से रिलेटेड होती है उसको नार्कोटिक डिपार्टमेंट कहते हैं, तो कोडीन हो जाएगा इसका। ठीक है, कोडीन बोलते हैं इसको। चलिए, तो ये पेपर यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।